नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और मेरे साथ आप देख रहे हैं आज की ये विशेष चर्चा प्राइम टाइम में। इन दिनों हरियाणा में एक आवाज गूंज रही है और वो आवाज है पीटीआई शिक्षकों की। हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन हरियाणा पीटीआई टीचर्स की ओर से किए जा रहे हैं और मामला है 2010 में हुई 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती का। मामले को 10 साल हो गए। पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद भर्ती में अनियमितता पाते हुए सभी की भर्ती रद्द करने का फैसला सुनाया गया। लेकिन फैसला आने के बाद 1 जून को 10 साल तक काम करने वाले पीटीआई टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। अब मुश्किलों के इस दौर से गुजर रहे इन शिक्षकों को सिर्फ आस है तो सरकार से कि अब वो उनकी मदद करें और उनके रोते बिलखते परिवारों को कि उनका कैसे भरण पोषण हो सकेगा, उनके घर का खर्च कैसे चल पड़ेगा, इसका जवाब सरकार दे सके। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या पूरा मामला था वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए जरा कि क्या है पूरा मामला। साल 2010 में कांग्रेस के शासनकाल में 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती की गई थी। भर्ती के दौरान एक टेस्ट होना था और वो टेस्ट नहीं हो पाया था, जिसके बाद कुछ शिक्षकों ने सीधा हाई कोर्ट में जाकर इस बात की शिकायत की थी और याचिका दायर की थी। करीब 68 शिक्षक थे जिन्होंने इस भर्ती को कोर्ट में चैलेंज किया था और 1983 कुल शिक्षकों की भर्ती का ये पूरा मामला है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि भर्ती में धांधली की गई है। इसके साथ ही करीब 5 सालों तक इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चलती गई। कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश दिए। साथ ही आपको बताएं कि साल 2010 में कांग्रेस के शासन से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ था और कई बार इस मामले को लेकर सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही दागे जाते हैं, खासतौर पर टीचर्स की ओर से। पूरी चर्चा पर आज हम चर्चा करेंगे, खासतौर पर इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विकल्प होगा, क्या रास्ता सरकार अपनाएगी, क्योंकि टीचर्स की ये मांग है कि अब सरकार उनकी तरफ से गुहार लगाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए चाहे वो हाई कोर्ट में जाए, लेकिन सरकार इन शिक्षकों की मदद करे क्योंकि अब सभी के सभी ये टीचर्स बेरोजगार हैं। 10 साल तक इन्होंने काम किया, लेकिन 5 महीनों का वक्त भी दिया गया है सरकार को ताकि वो दोबारा से टेस्ट लेकर इनकी दोबारा से भर्ती कर सके। अब डर सता रहा है कई तमाम चीजों को लेकर। सवाल होंगे आज और इसके साथ साथ क्या जवाब मिलेंगे वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। चलिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं सबसे पहले रूबरू करा देती हूँ आपको उनसे। भाग सिंह दमदमा जो जेजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेणुलाल सिंगला माफ कीजिएगा वेणु सिंगला जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ आज पीटीआई शिक्षक संघ के खासतौर पर जो राज्य प्रधान है वजीर सिंह वो भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी जब ये मामला शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कितनी मुश्किलें उनके सामने आई और अब जब हालात इस कदर पहुंच आए हैं कि उनको सड़कों पर उतरकर बाल तक मुंडवाने पड़ रहे हैं, वो लगातार सरकार के पास जाकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो इस बीच वो आगे के लिए क्या स्थिति देखते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, इन तमाम सवालों के साथ वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में इस वक्त हाजिर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी भाग सिंह जी, क्योंकि आप और बीजेपी यानी कि बीजेपी और जेजेपी की इस वक्त मिलीजुली सरकार है और ऐसे में खुद दुष्यंत चौटाला के सामने भी कई शिक्षक रो रहे थे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब क्या विकल्प निकलेगा। प्रिया जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बड़ा फैसला हुआ, यदि 1983 इन पीटीआई टीचर्स की तरफ देखें तो बड़ा दुखदाई फैसला है कि इतना समय लगाने के बाद, लगभग 9 साल लगाने के बाद, वैसे तो प्रक्रिया भर्ती की 2006 में शुरू हो चुकी थी, 7 में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 8 के अंदर इनका एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें टेस्ट नहीं था, इंटरव्यू के बाद 10 में जब इनका रिजल्ट किया तो उन लोगों को नौकरी के लिए लगाया गया जो 1983 को। आज वो 10 साल के लगभग हो गए काम करते, किसी की एज फैक्टर क्रॉस कर चुका है, कोई महिलाएं हैं, वो आज शायद उस स्थिति में ना हो टेस्ट दे सके। लेकिन बड़ी गौर करने की बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान है वो एक सिस्टम के ऊपर टिका हुआ है, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, ये तीन।
न्यायपालिका जो आदेश आता है उसको इम्प्लीमेंट करना, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर संस्था का प्रथम दायित्व बनता है। चाहे वो मेरे ऊपर लागू हो, चाहे वो आपके चैनल के ऊपर लागू हो, चाहे हमारे पीटीआई जो टीचर्स हैं इनके ऊपर लागू हो। लेकिन इसके बीच में अभी सभी पीटीआई टीचर्स ने, सभी जेजेपी जिलाध्यक्ष होने के नाते भी प्रवक्ता, मेरे पास भी ज्ञापन है, दुष्यंत जी से भी मिले, तो इसका जब कानून का पहलू आ जाता है तो सबसे पहले ये टीचर्स सभी अभी माननीय उच्च न्यायालय के अंदर गए थे, जहां पर मुझे जहां तक जानकारी है कि इनकी एप्लीकेशन में शायद कहीं कोई कमी रही हो, या इनके वकील साहब बता सकते हैं या प्रधान जी वजीर सिंह जी बता सकते हैं कि डिसमिसिव विड्रॉल की गई वो उन्होंने वापस उठाई है, जिसको डिसमिसिव विड्रॉल कहते हैं। अब ये माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जा रही है, इनकी वहां एडमिट होती है, क्या स्थिति होती है वो इनके ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए आप प्रिया जी कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस समय का रहा है उसके ऊपर कितनी कार्रवाई की गई है। आज जो नंदलाल जी पुनिया, उस समय मेरा ख्याल है नंदलाल पुनिया जी चेयरमैन थे उस समय पर, यदि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर कई तथ्य ऐसे कोर्ट के माध्यम से रखे गए हैं, शायद हमारे पीटीआई टीचर वहां अपनी बात रखने में कहीं कमी रह गई हो, या जो दूसरा पक्ष था वो मजबूती से वहां रखकर आए हो, तो वो चीजें यदि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहीं इग्नोर की थी, उस समय बहुत सी बातें थी जो टीचर उस समय नहीं लग पाए, उन्होंने अपनी इसको लड़ाई को लड़ा। उस लड़ाई को लड़ने के साथ साथ इसके अंदर से निकल करके आया कि इन टीचरों का सबसे पहले ये है कि इनका बिना कसूर के आज इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। लेकिन उस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमारी इसमें भी बात हुई है कि जो करने वाले हैं उनके ऊपर कितनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक विषय है इसके साथ ही। लेकिन आज अगर हम कहें कि कानून के दायरे में रहकर इनकी पूरी मदद जो भी हो सकती है, यही तो मेरा सवाल है आपसे कि सरकार कानून के दायरे में रहते हुए, कानूनी विकल्पों को आजमाते हुए क्या ऐसी चीज करने वाली है जो खास तौर पर इन टीचर्स के लिए भी सही हो, और इनकी जो आस जुड़ी हुई है सरकार से, उस आस को सरकार पूरा कर पाएगी, किस तरह से करेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी जो इम्प्लीमेशन का जिस तरफ से आदेश आया है, तो सरकार ये हर तंत्र में आपको बता चुका हूँ कि उसको करने के लिए एक तय सीमा तक बाध्य है कि वो आदेश पूरे देश के अंदर मानना भी चाहिए, क्योंकि आपका विश्वास व्यक्त रहता है, कानून प्रक्रिया का किसी तरह मजाक नहीं होता। लेकिन इन पहलुओं पर विचार भी किया जा रहा है कि कहीं पर यदि ऐसी बात होती है, तो जैसे माननीय दुष्यंत चौटाला जी से भी ये मिले थे सभी लोग, तो वहां भी यही बात आई थी कि आप इसके लिए कोर्ट में जाइए और कहीं से भी आपको रिलीफ मिलता है तो सरकार आपके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती करने की न मंशा है, न किसी तरह से उनकी कोई ऐसी इच्छा है कि आप लोगों से कोई ज्यादती हो। लेकिन मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। उच्च न्यायालय का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है, वो हर एक व्यक्ति मानता है। लेकिन इस बीच जब हम आम लोगों की बात करते हैं, और वो लोग जो पीटीआई जो शिक्षक हैं जो इस वक्त सड़कों पर बैठे हैं, जो खास तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि परिवार का पालन पोषण अब कैसे होगा, 10 साल काम करने के बाद हम टेस्ट कैसे देंगे, और टेस्ट देंगे तो उसमें क्लियर कैसे होंगे, ये तमाम जो परेशानियां हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, और जब खुद पर बेरोजगारी आई है तो हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, उसे कैसे संभाला जाएगा? इन सब सवालों के क्या जवाब है सरकार के पास? अभी आप कहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, मैं उस बात पे नहीं आना चाहता था कि जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे वो जमीन के घोटाले किए हो, चाहे बाकियों में किसी तरह से अनियमितता किसी तरह से भी की हो जो आदेश के अंदर आ रहा है, तो आज उन्होंने अपना कर्म कर दिया। किस प्रकार से किया वो अलग विषय है, लेकिन जो 1983 पीटीआई हैं आज 10 साल के बाद, मुझे तो ऐसे भी मिले जिनकी उम्र लगभग 50 और 55 साल के आसपास हो चुकी थी, जो 60 के आसपास जाने वाले हैं, इस प्रकार के भी हैं। आज यदि सबसे इनका बड़ा कोई जिम्मेवार है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनके लिए जिम्मेवार, इनकी आज इस हालत के लिए जिम्मेवार है। उस समय पूरी देखिए जो आने थे वो लगने थे नौकरी के अंदर, वो तय था कि जिस प्रकार से भी अपनी कानून के दायरे में रहकर इंटरव्यू के माध्यम से जो भी आए, लेकिन जो कमी आज माननीय न्यायालय के सामने आई है, उन कमियों को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस प्रकार से इग्नोर कर गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। भर्तियों में गड़बड़ी, और इन भर्तियों की गड़बड़ी के कारण जो बाकी लोग हैं उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति आज बन चुकी है कि शिक्षक भर्ती मामलों को लेकर आज तक कई सालों से, चाहे हम अलग अलग राज्यों की भी बात करें, तमाम जो तकलीफें हैं वो आम लोगों को होती हैं, वो कई सालों तक होती हैं, और वो खींचतान के बीच आम लोग कितना परेशान होते हैं। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं, जो आरोप बीजेपी प्रवक्ता की ओर से लगाए गए हैं, वेणु जी, उनका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। आप हाथ भी उठा रही थी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। आज इस वैश्विक महामारी के समय में जब रोजगार की कमी बहुत है इस देश में, क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? हेलो जी जी, थोड़ा इको है। इको ठीक कीजिएगा। बिल्कुल, मैं बोलती हूँ अपनी टीम को इको ठीक करते हैं, लेकिन आप बोलिए वेणु जी, आवाज मिल रही है आपकी। देखिए, जो संवेदनहीनता सरकार की तरफ से तो है ही, न्यायपालिका का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे मेरे भाई भाग सिंह जी ने बोला, झूठी संवेदना जो आज इनकी सरकार आप ऑनलाइन भी कर सकते हो मैडम जी, अगर लगे तो मेरा नंबर वो चालू होने की। चलिए भाग सिंह जी, बिल्कुल पूरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जी वेणु जी, संवेदना ये लोग दिखा रहे हैं। इतना बड़ा फैसला जो आज कोर्ट से आया, हम कोर्ट के लिए तो हम कदापि नहीं कह रहे हैं कि वहाँ कुछ गलती है। गलती हमारी सरकार में है, गलती हमारी सरकार की मंशा में है, गलती हमारी सरकार की नियत में है। अगर वो चाहती तो वो पैरवी कोर्ट में हमारे भाई बहनों की ऐसे रख सकती थी कि उनकी नौकरी बच सकती थी। लेकिन ये सरकार तो हम सब जानते हैं कि रोजगार छीनने वाली सरकार है। जो आज बेरोजगारी का आंकड़ा हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कब हुआ? केवल भाजपा के सरकार राज में, या अब भाजपा और जसपा के राज में? तो मेरे भाई, जो आप ये बात कह रहे हैं कि आपको बहुत दुख हुआ ये देखकर, तो बड़ा अफसोस होता है कि काश आप लोगों के अंदर इस तरह का दिल होता, काश आप लोग समझ पाते इनकी मजबूरी कि आज जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। चलिए अगर वेणु सरकार चाहती जी, अगर सरकार चाहती तो वो रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन नहीं, सरकार की मंशा नहीं थी। मैं वेणु जी आपके पास लौटूंगी और भाग सिंह जी मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीटीआई शिक्षा संघर्ष समिति के राज्य प्रधान यानी कि वजीर गांगुली। वजीर गांगुली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऐसे में इस संघर्ष समिति की जब मैं बात करती हूँ और खासतौर पर पीटीआई शिक्षकों के इस दौर की जब मैं बात करती हूँ, जिस वक्त बेरोजगारी की मार कहीं ना कहीं उनके सामने आ खड़ी हुई है, तो पिछले कई सालों से क्या मुश्किलें आई पीटीआई शिक्षकों के सामने, और अब जब इस दुविधा में वो फंस गए हैं कि उनकी नौकरियां छिन गई हैं और आगे का क्या रास्ता है वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्या मुश्किलें झेल रहे हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, मुझे लगता है वजीर गांगुली जी को आवाज नहीं मिल रही है हमारी। वजीर जी, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है जी, क्वेश्चन करिए आप मेरे से। वजीर जी, सवाल मेरा यही है कि इतने सालों से जब मामला कोर्ट में था और उसके बाद साल दर साल सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बाद मामला पहुंचा, लेकिन इस बीच क्या मुश्किलें हुई और आज जिस दौर पर खड़े हुए हैं पीटीआई शिक्षक, उस वक्त आगे का रास्ता क्या नजर आता है, क्या मुश्किलें दिख रही हैं सामने? मैं खबर फास्ट चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को, भाजपा की हरियाणा सरकार की साथ में जेजेपी सरकार, दोनों की ही मंशा खराब थी हमारे खिलाफ, पूर्ण रूप से खिलाफ थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पीटीआईज को भर्ती से बाहर नहीं करना चाहता था। हरियाणा सरकार से जनवरी 2020 में पीटीआईज की पोस्ट मांगी गई थी, हरियाणा सरकार ने नील रिपोर्ट दे दी गई। जो केस डालने के लिए दिल्ली गए हुए थे साथी हमारे साथ, जो सिलेक्शन में रह गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको एडजस्ट करना चाहता था। 68 कैंडिडेट ऐसे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने, भाजपा की और जेजेपी की हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार ने उसके खिलाफ नील रिपोर्ट दे दी हमारी। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, हरियाणा सरकार की 100 नहीं 101% मंशा थी राजनीतिक बदले की भावना से 1983 पीटीआईज को अपने पद से सेवा मुक्त किया गया है, राजनीतिक बदले की भावना से। अगर हम कहीं गलत होते, ना तो हम पीटीआईज को प्रमोशन मिलती किसी प्रकार की, और ना ही एसीपी लगना था, ना ही वार्षिक इंक्रीमेंट लगना था। हरियाणा सरकार ने केवल और केवल बदले की भावना से इन 1983 पीटीआईज ही नहीं 1983 परिवारों को सड़क पर लाने का काम किया है।
वजीर जी, आपका सीधा आरोप है कि जो इस वक्त सरकार है हरियाणा में, उसका कहीं ना कहीं ये ऐसा रहा है काम, ऐसा कार्य रहा है कि साथ आपका नहीं दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह जी जुड़े मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार से एफिडेविट मांगा गया था। हाँ, भाग सिंह जी 16 जनवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एफिडेविट मांगा गया था कि जब चलिए मैं जवाब ले लेती हूं। 2000 के अंदर 2006 के अंदर 24 कैटेगरी की भर्तियां निकाली गई थी। हाँ। उन भर्तियों के अंदर जितनी कैटेगरी थी, उन सभी कैटेगरियों के अंदर कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? जो प्रक्रिया पीटीआई के साथ अपनाई गई है, क्या वो अन्य कैटेगरियों में भी अपनाई गई थी? और उन कैटेगरियों के अंदर भी सीएनपी कैडर था। हाँ। सरकार ने वो जवाब नहीं दिया। अगर सरकार वो जवाब देती तो सरकार फंसती थी। सरकार की मंशा ऐसा हो जाती क्योंकि हम सेवा में बने रहते। वजीर जी बिल्कुल, मैं सवाल कर लेती हूँ। भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। जेजेपी से भाग सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ। भाग सिंह जी, ऐसी क्या परेशानी थी जो आप उस समय इस एफिडेविट पर जवाब नहीं दे पाए? कौन सी वो बड़ी चीज थी? सबसे पहले मेरी बात इसके अंदर मैं कहना, मेरे बड़े भाई अभी वजीर जी ने बड़े विस्तार से इस बारे में बताया और शायद आज उनका आक्रोश और गुस्सा है कि अपनी जो परिस्थिति है, जो हालात है, उसके हिसाब से इनका शायद बनता भी है कि आज इस प्रकार से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार का एक भी ऐसा बता दीजिए जहां इन पीटीआई टीचर्स की खिलाफत की गई हो कहीं जाकर। जब इस हमारे पास टीचर पूरे हैं, किस प्रकार से अलग दिए जाते हैं? मैंने आपकी बात सुनी है, सरकार से लिखित में मैंने कहाँ पर हमारी सरकार ने आपकी जाकर खिलाफत की है? आज तक नंबर 2 ठीक है, एक एक करके बोलिए। वजीर जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वजीर जी एक बार बात सुन लेते हैं। सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। वजीर जी आप कहीं भी मंशा पे नहीं, जब भी टीचर्स के बारे में पूछा आपको 1983 को काउंट कर बताया कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आज यदि कहते कि रिक्वायरमेंट और पड़ी है और भर्ती की बात है, आप कहते कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें आप काउंट नहीं करते। जितनी थी रिक्वायरमेंट, जितनी सरकार, देखिए भर्ती करना ना करना वो अलग विषय है कि सरकार रूट के हिसाब से किस प्रकार से भर्ती की जाए, लेकिन आपके बारे कहीं एक शब्द नहीं कहा गया। मेरा ख्याल अभी मेरी बहन जो कांग्रेस प्रवक्ता वो भी बात कर रहे थे कि शायद वजीर भाई साहब आप इस चीज में बुरा कतई ना मानिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एक बिंदु क्लियर था। मैं नहीं कहता कि 1983 में वो 10 लोग थे, 5 लोग थे या 4 लोग थे जिनकी वजह से आज 1983 पीटीआई को भुगतना पड़ा। जिनकी डिग्री डिप्लोमा वहां पर तय हुआ कि सबसे पहले डिग्री की गई जो पीटीआई की है, उसके बाद 10वीं की गई है। ये ऑर्डर के अंदर है, जो मैंने देखा है कि ऑर्डर के अंदर है। शायद वो 2 कैंडिडेट हो या 1 हो। मैं कहता हूं कि अगर इस प्रकार से हुड्डा साहब एक 2 के लिए इस प्रकार का मापदंड अपनाना था, भाग सिंह जी ठीक है, भाग सिंह जी एक बार समय का बोर्ड है। भाग सिंह जी आपने अपनी बात रखी, वजीर जी की बात सुनिए। भाग सिंह जी, सरकार के पास पावर है, वो अपने वैधानिक शक्तियों से जांच करवाए। अगर ऐसा कोई फाल्टी है तो उसको सजा दे। भाग सिंह जी देखिए, मैं कुछ भी नहीं है। देखिए वजीर साहब, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो एक व्यक्ति हो सकता है, 1982 मैं नहीं कहता। एक एक करके लेकिन एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को समझ आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और सरकार इस पर क्या कर रही है। ऐसे में भाग सिंह जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, ठीक है बिल्कुल, वजीर जी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस वक्त जब सरकार कुछ नहीं कर सकी तो अब क्या करेगी और इसके साथ अब सरकार के पास क्या रास्ता होगा? क्या अब सरकार जाएगी शिक्षकों की तरफ से जाएगी सरकार? आपको जब उस कैंडिडेट ने 1992 में 10वीं की एक कंपल्सरी सब्जेक्ट में फेल होता तो उसको पास माना जाता था, ठीक है जी, उसने सीपी ऐड कर लिया। उसके बाद रूल आ गया कि भाई कंपल्सरी सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। उसके बाद हरियाणा विद्यालय बोर्ड ने, भिवानी बोर्ड ने वो डीएमसी मंगवा ली उसकी, और फिर दोनों वर्ष की पहली और बाद वाली जो सीपी ऐड की है उससे पहले की और सीपी ऐड करने के बाद की वो पुरानी जमा कर ली और नई वाली उस कैंडिडेट को सौंप दी। ये हम माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इस बात को रिमूव कर सके हैं। हाई कोर्ट ने भी माना है इस चीज को कि भाई ये कैंडिडेट फाल्टी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने माना है सर। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मनसा क्यों है खराब सरकार की? सरकार चाहती नहीं थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार ने पूर्ण रूप से
बेशर्मी की हद धर्मिता को पार किया है, पूर्ण रूप से बेशर्मी की हर धर्मिता को पार किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की और भी बहुत भर्ती हो रही है। वजीर जी, लेकिन ऐसे कैसे मामला हल होगा? मामला इस तरह से कैसे हल होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई शिक्षकों के जो सवाल उठ खड़े हुए हैं भाग सिंह जी सरकार पर, और जिस मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बीच क्या लगता है क्या हल निकल पाएगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रिया जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के अंदर हर प्रकार बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है, लेकिन उसके परे एक व्यक्ति या सरकार से आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के, यदि आपके चैनल के ऊपर भी कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित होता है तो आप उस पर कितनी टिप्पणी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी मान रहे हैं, सर्वोपरि है वो फैसला, वो हम सभी जानते हैं, लेकिन सवाल टीचर्स का क्या है वो आप समझिए, टीचर्स का सवाल क्या है वो आप समझिए। भाग सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है यहाँ पर, इस चीज को समझिए आप, और बार बार ये बात मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला सर्वोपरि है, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार अब किस तरह से साथ देगी टीचर्स का, जो टीचर्स बेरोजगार हुए। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जी, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 5 महीने के अंदर भर्ती करे, लेकिन सरकार ने बेशर्मी से हर धर्मिता को पार करते हुए लॉकडाउन के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी और लॉकडाउन के अंदर ही पीटीआईओ को रिलीव करने का काम किया है। यह सरकार की पूर्ण रूप से राजनीतिक द्वेष भावना को उजागर करता है। सरकार की मंशा होती तो वो 101% हमारे साथ चलती, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं खबरपाश चैनल के माध्यम से कि सरकार पूर्ण रूप से 100% हर विभाग के हर कर्मचारी के साथ विरोधी नीतियां अपनाती रही है। कोरोना की आड़ में एक और बात बताना चाहूंगा जी मैं, प्रिया जी, सरकार कोरोना की आड़ में देश को बेचने का काम किया, कोरोना की आड़ में। रही दूसरी बात, दीजिए का साथ, सभी विभागों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है सरकार। मैं आपसे जवाब दूंगी वेणु जी। वजीर जी, देखिए अब आप क्या चाहते हैं, सरकार अब आपका साथ किस तरीके से दे सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उस बीच आप ये चाहते हैं कि सरकार या तो बैकफुट पर आए या तो आपकी मांगे सुने, लेकिन अब आगे के लिए आप क्या चाहते हैं? सरकार द्वारा जो गलती हुई है, हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में जो हरियाणा सरकार ने गलती की है, उस गलती से अपने बैकफुट पर आए, अपनी गलती माने सरकार, और फिर जहां हमारी पद था उसी पद पर पुनः बहाली का काम करे सरकार, वरना हम किसी भी हद तक किसी भी आंदोलन को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। भाग सिंह जी, जो ये रास्ता बताया जा रहा है, जो सुझाया जा रहा है वजीर गांगुली की ओर से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार किसी एक व्यक्ति का इसमें फैसला है, पूरी कैबिनेट है, कानूनी राय है, जिसके ऊपर जो भी बात करते हैं, हाँ। यदि कानून के दायरे में किसी प्रकार से भी इस प्रकार की कोई बात बनती है कि जो 1983 पीटीआई का किस प्रकार से पक्ष रखा जाए या किस प्रकार से आ जाए, तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार को सहानुभूति नहीं है, सरकार को पूरी तरह से सहानुभूति भी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर हम वो हल कार्य करेंगे। शायद इनका किसी तरह से उसमें लाभ हो, लेकिन वो सभी प्रक्रिया कानून के दायरे में कानूनी राय के बाद उस प्रकार के ऊपर काम किया जाएगा, जिस बारे में कई बार दुष्यंत जी ने भी इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात भी रखी है, और कानूनी दायरे में अगर इनसे कोई हल निकलता है, वजीर जी मैं दोबारा तो उस प्रकार की बात जरूर की जाएगी। चलिए जी वजीर जी, सुनिए, भाजपा सरकार ने, जेजेपी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में घिनौना कार्य किया। मैं बता देना चाहता हूँ, हाँ। सरकार हर बार सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना, अवमानना करती आई है। SYL का मुद्दा ले लीजिए मैडम जी, 2016 के अंदर पीटीआई अध्यापकों को TGT का मास्टर ग्रेड दिया गया था 2016 के अंदर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज तक नहीं दिया। क्या वो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं है क्या मैडम जी? बताइए, आप कीजिए इनसे प्रवक्ता से सवाल। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ माननीय भाई भाग सिंह जी को, कि पिछली सरकार में भाजपा सरकार ने एक भी पीटीआई कर्मचारी को नहीं निकाला, किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला। बिल्कुल, आपके जो ये सवाल है कि दुष्यंत जी का भी हाथ हो सकता है।
वजीर जी, आपके इन सवालों पर हम खास तौर पर इसीलिए चर्चा करने की बात कर रहे थे ताकि ये जो सभी सवाल हैं वो सीधा सीधा सरकार के पास पहुंच सके और क्या इस वक्त सरकार के पास रास्ता है वो हम तक पता चले। वेणु जी कुछ कहना चाहिए। वेणु जी जल्दी से लास्ट कमेंट। देखिए बात अभी भाग सिंह जी कह रहे हैं कि हमें सहानुभूति है। सहानुभूति नहीं चाहिए हमारे भाई बहनों को, हमारी टीचर्स को। उन्हें काम चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। कि हम देख रहे हैं पिछले 6 सालों में केवल रोजगार छिने हैं। जो भर्तियां हुई हैं उन पर रोक लगाई गई है। पेपर क्लियर है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती, पेपर लीक हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सब घोटाला? लेकिन वेणु जी हमारी कोर्ट बार बार सवाल ये उठते हैं, एक और क्वेश्चन है वेणु जी सवाल बार बार ये उठते हैं कि आपके शासन में ऐसा हुआ और उसके बाद कितनी चेकिंग हुई इस पर, कितनी, क्योंकि कई लंबे समय तक ये चलता रहा मामला। नॉर्म्स में कोई वायलेशन नहीं है और ये रिकॉर्ड वहाँ पर कोर्ट में है। नॉर्म्स में किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन मामला तो इसीलिए आगे बढ़ा था कि अनियमितता पाई गई थी, इसीलिए भर्ती पर रोक लगी। प्रिया जी सुनिए प्लीज। चलिए वजीर जी का मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ, वक्त की कमी हमारे पास। वजीर जी जल्दी से आखिरी कमेंट। बता देना, मैं खबर फास्ट चैनल के माध्यम से भाग सिंह जी को बता देना चाहता हूँ। हाँ जी भाग सिंह जी आप भी सुनिए, भाई साहब सुनिए। मैं जी इलेक्शन के दौरान 2019 में प्रिया जी हरियाणा की जनता ने भाजपा को भी नकार दिया, जेजेपी को भी नकार दिया। आज जब ये बहुमत की सरकार नहीं चला सकते, ये एक दूसरे का सहारा लेकर के सरकार चला रहे हैं। चलिए ठीक है, दायित्व नहीं। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी सरकार पर, देखिए यहाँ पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हरियाणा के अंदर, वो तो आने वाले समय पर पता लगेगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर यह है कि आने वाले समय में सरकार क्या करती है, खासतौर पर पीटीआई शिक्षकों के लिए। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने सभी सवाल, खासतौर पर सभी सवालों के जवाब भी सभी दर्शकों ने सुने और क्या पीटीआई शिक्षकों की मांगे हैं सरकार से वो आपने सुनी। इसके साथ ही हमने सुना कि आखिर कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है। लेकिन सवाल बड़ा है कि पीटीआई शिक्षकों के सामने इस वक्त रोजगार की समस्या आन खड़ी हुई है। उनके सामने ये समस्या है कि आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों को किस तरह से पालेंगे। 10 साल काम करने के बाद अब जो प्रक्रिया शुरू हुई है 5 महीने के अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें टेस्ट किस तरह से वो पास करेंगे, या फिर उनका ये कहना है कि सरकार हमारा साथ दे, सरकार हमारे लिए कुछ करे और सरकार को आगे कदम बढ़ाकर हमारे पास आना ही होगा, वरना ये आंदोलन लगातार तेज होता रहेगा और सरकार बैक फुट पर आ जाएगी। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत के पूरे फैसले को मानते हुए शिक्षक अपनी मांगों को भी सामने रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इन धरनों के बीच कई टीचर्स ने अपने बाल भी मुंडवा लिए हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले का निपटारा किस तरह से किया जाता है, पीटीआई शिक्षकों की मांगे किस तरह से सुनी जाती हैं और उनको इंसाफ किस तरह से मिलता है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल चलिए इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।